साथी जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हमारे साथ है राम लखन सोनी जी, जो कि राष्ट्रीय अति पिछड़ा जो संगठन है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज उनसे हम अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। आपको जैसे मैंने कहा कि सोनी जी जो है वो राष्ट्रीय अति पिछड़ा संगठन से आते हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सोनी साहब आपका। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। ये आज हम द थिंक के माध्यम से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आप रीवा से आते हैं और लगातार जो है ऐसा हमने सुना है कि आप माननीय कांशीराम साहब के समय से मिशन मूवमेंट में लगे हैं और अभी ओबीसी के समाज के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो समाज के अंदर जो समस्याएं दिख रही है ओबीसी की, आप उन्हें कैसे देखते हैं? इस देश में जो ब्राह्मणवाद है उसने इस देश की मीडिया पर कब्जा कर रखा है, इस देश की कार्यपालिका पर कब्जा कर रखा है, इस देश की व्यवस्थापिका पर कब्जा कर रखा है, इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा कर रखा है और इन चारों संसाधनों के माध्यम से ओबीसी के हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। जैसे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना देश की आज़ादी के पहले, जब देश गुलाम था, अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे, तो 1931 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसमें ओबीसी की संख्या 52% थी। देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आज तक नहीं हुई। ओबीसी को जो उनकी संख्या अनुपात में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो देश की आज़ादी के 75 सालों में आज तक नहीं मिला। ओबीसी को जो पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए था उनके कर्मचारियों को, वो आज तक नहीं मिला। ओबीसी की जातियों के साथ भी एट्रोसिटी होती है, उन्हें जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं। जिस प्रकार से एससी और एसटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, ओबीसी के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए। इन ढेर सारे हक अधिकार के लिए हम लोग पूरे देश में ओबीसी को जागृत कर उन्हें हक अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर, जैसे ओबीसी की आप समस्या बताएं, तो चाहे हर प्रदेश की अगर बात करें तो ओबीसी की संख्या अधिक है और साइमन कमीशन के अनुसार तो वो 50 से अधिक है। तो ऐसे में जो लोकतंत्र में जितनी संख्या है तो उनके हिसाब से सरकार बनती है, चाहे फिर वो कांग्रेस की बनी हो आज तक या फिर बीजेपी की बनी हो। तो ओबीसी का वोटर जो है वो हमेशा सरकार में कहीं ना कहीं भागीदारी रहा है। उसके बावजूद भी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्यों ओबीसी इस प्रकार से आज भी पिछड़ा पाया जा रहा है या उनके साथ आज भी उत्पीड़न हो रहा है? इस देश में छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु जो है 1922 में हुई। 1922 में छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु के बाद ओबीसी के जो लीडर थे उनको मतलब ब्राह्मणों ने, कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया और उन्हें मतलब दिशा भ्रमित कर दिया। और आज तक ओबीसी की जो लीडरशिप है वो दिशा भ्रमित है, ब्राह्मणों की गुलाम है। तो ब्राह्मणों की इस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ओबीसी को हम लोग जागृत कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। सर मैं तो बीजेपी आज कह रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। तो ओबीसी प्रधानमंत्री है, कई बार ओबीसी जो है विधायक है, ओबीसी सांसद है, मध्य प्रदेश में भी होंगे, अलग अलग राज्यों में भी होंगे, चाहे फिर वो किसी भी जाति से आते हो। बावजूद इसके अगर ओबीसी अपने मतलब आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि सरकार में भी ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी के विधायक, सांसद, तमाम चीजें होकर भी क्यों उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखा जा रहा है? क्यों उन्हें मुख्यधारा में नहीं लाया जा रहा है, या फिर उन्हें क्यों उनके शिक्षा में कहो या नौकरी में आप जो आरक्षण की बात कर रहे हो वो क्यों नहीं मिल पाया? इस देश में जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है ये आरएसएस के द्वारा संचालित है और ओबीसी के जो लीडर हैं वो ओबीसी के लीडर नहीं हैं, वो आरएसएस के द्वारा रखे हुए लोग हैं। और रखा हुआ आदमी जो है अपना काम नहीं कर सकता, अपने समाज का काम नहीं कर सकता। जिन लोगों ने रखा है उनका काम करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जो प्रधानमंत्री हैं, अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ओबीसी का ही गला घोटने का काम कर रहे हैं। जैसे 314 ओबीसी के जो बच्चे यूपीएससी पास थे उनको निकालने का काम ओबीसी मतलब नरेंद्र मोदी ने किया। साथ में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी थी, जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट 5 बार दायर किया
कि अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं और ओबीसी के हक और अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि ओबीसी के वो वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है नरेंद्र मोदी, बल्कि मोहन भागवत का रखा हुआ व्यक्ति है और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का काम कर रहा है और ब्राह्मणवादियों ने उन्हें रखा है, वो वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, मंडल आयोग के तहत ओबीसी को 27% रिजर्वेशन केंद्र ने दिया है और अभी जो आप कह रहे हैं कि उनकी जाति आधारित गिनती नहीं हुई है, तो ये इस मंडल आयोग के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या समझ रहे हैं? एक्चुअली मंडल ने 40 सिफारिशें प्रस्तुत किया था, जिसको बीपी सिंह की सरकार ने केवल उन 40 में से एक सिफारिश नौकरियों में आरक्षण और उसे 27% और साथ में न्यायपालिका ने उसे क्रीमी लेयर के साथ में थोप दिया है, जिससे जो ओबीसी का आदमी है, जो वास्तविक ओबीसी है, जो इसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, उसको क्रीमी लेयर के नाम पे उन्होंने अपने खेमे में रख लिया है। और जो गरीब तबके का ओबीसी है, जो पढ़ लिख नहीं सकता और कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए मतलब 27% आरक्षण दिया है, केवल नौकरियों में आरक्षण। इसे लोग ये समझते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू हो गई है। मंडल आयोग ने 40 सिफारिशें की थी, 40 में एक सिफारिश और वो भी 52 में 27 मिली है, तो इसे हमें कहते हैं कि ये केवल एक धोखा है इस समाज के साथ। वास्तव में ओबीसी को अभी मंडल आयोग लागू नहीं हुआ है। यदि मंडल आयोग लागू होता तो मंडल आयोग लागू होते ही इस देश में न्यायपालिका में उनको उनकी संख्या अनुपात में 52% आरक्षण मिलता, विधानसभा लोकसभा में उन्हें उनकी संख्या अनुपात में 52% आरक्षण मिलता, राज्यसभा में उन्हें 52% आरक्षण मिलता, मीडिया और प्राइवेट सेक्टरों में भी उन्हें 52% आरक्षण मिलता। ये नहीं मिला है। शिक्षा और नौकरी में उन्हें 52% आरक्षण मिलता, जिससे उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व तो जागृत होता, तो ऐसा नहीं होने दिया है। इसको रोकने के लिए इस देश में केवल ब्राह्मणवादी लोगों ने, जो उनकी सरकारें हैं केंद्र में, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, इसे रोकने का काम किया है। एक अंतिम सवाल मेरा है, देश के अंदर आपके कहने अनुसार कि देश के अंदर 52% ओबीसी है और हो सकता है अभी उनकी तो गिनती नहीं हुई तो बढ़ भी सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी को, देश की 50% से अधिक आबादी को शिक्षा के क्षेत्र में कहो या नौकरियों के क्षेत्र में कहो या राजनीति में, इन्हें बैकवर्ड रखा जा रहा है। ऐसा आपका मानना है और आपने आपकी समस्या भी जो है ओबीसी की, वो भी इस प्रकार है। तो क्या होगा अगर इन 50% ओबीसी समाज को उनके अधिकार मिल जाते हैं संविधान के कहे अनुसार कि उनकी जितनी संख्या है, उनकी जितनी भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी उन्हें लौटा दो, तो क्या बदलाव आप देख सकते हैं? इस देश में यदि ओबीसी को उनके वास्तविक हक, नौकरियों में 52% आरक्षण, शिक्षा में 52% आरक्षण, विधानसभा लोकसभा न्यायपालिका में 52% आरक्षण मिल जाता है, तो उन्हें वास्तविक आज़ादी मिल जाएगी, उन्हें वास्तविक हक मिल जाएगा। और साथ में इस देश में जो ब्राह्मण है उसकी संख्या केवल 3.5% है, वो यहाँ से भारत से बिल्कुल गायब हो जाएगा। यानी 3.5% का ब्राह्मण इस देश में किसी वार्ड का पंच नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, तो विधायिका और कार्यपालिका पर कब्जा कर रखा है, इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा कर रखा है, वो उससे हट जाएगा और हम वास्तव रूप में आज़ाद हो जाएंगे। ये आज़ादी की लड़ाई है, ये ओबीसी की मुक्ति की लड़ाई है, ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई है। इस जागृति के लिए हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन जो है अति पिछड़ा संगठन की ओर से हो रहा है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय अति पिछड़ा संगठन की ओर से हो रहा है और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे राम लखन सोनी जी। आपको ये बता दें, इस देश के अंदर ओबीसी की बहुत ही ज्वलन समस्या इन्होंने बताई है, लेकिन ओबीसी खुश है क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिम टाइट है। ओबीसी खुश है क्योंकि इस देश के अंदर दलित टाइट है। बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, इसीलिए ओबीसी खुश है। लेकिन ओबीसी ने एक बार अपने समाज की ओर झांकना चाहिए और राम लखन सोनी जी के अनुसार उन बातों पर एक बार गौर करना चाहिए कि आखिर वो सामाजिक स्थिति ओबीसी की क्या है, आखिर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ओबीसी कहाँ है, राजनीतिक दशा में ओबीसी कहाँ है, वास्तविक उनकी लीडरशिप कहाँ है। उनके कहे अनुसार इस देश के अंदर अगर ओबीसी को उनका हक अधिकार मिल जाता है, तो हर क्षेत्र में जहां 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 पर ब्राह्मणों ने उनकी जगह पर कब्जा करके रखा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरियों का हो, या फिर हर क्षेत्र में बिजनेस का हो, व्यापार का हो, हर क्षेत्र में ओबीसी नजर आएगा। और इस देश का 50% बहुजन समाज, जिसे खासकर ओबीसी कहते हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले की भाषा में शूद्र कहते हैं,
उन लोगों का अधिकार अगर स्थापित हो जाता है तो यह देश वास्तविक में महासत्ता हो सकता है। यह देश जो है विकास के उस चरम को छू सकता है। अगर इस देश का 50% जो लोग हैं, 50% जो जनता है जिसे ओबीसी कह रहे हैं, उनका विकास हो जाए, उनको उनके अधिकार मिल जाए, उनको उनका मान-सम्मान और उनका हिस्सा अगर मिल जाए, ये बड़ी समस्या इस देश के अंदर है। और रामलखन सोनी जी के साथ आज हम बातचीत कर रहे थे और काफ़ी शानदार चर्चा रही है। लेकिन वक़्त की कमी होने की वजह से हम उन विषयों को नहीं छेड़ पाए जो ओबीसी से और भी संबंधित रहे। लेकिन जिन चर्चाओं को हमने किया है, जिस विषय को हमने छेड़ा, उस पर आपका क्या ख़्याल है? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।